जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जिनका भी 1 अक्टूबर को है, तो साथियों उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये क्लास टाइमिंग दिख रहा होगा, ये बिहार पुलिस के लिए क्लास टाइमिंग है, तो आप सभी इसे नोट कर लें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे अभी याद कर लीजिए क्योंकि ये बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में आपका उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है और इसी पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि अभयारण्य भी स्थित है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट रहेगा। मध्य प्रदेश में एक याद रखिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए हैं। राजस्थान में कौन सा है तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। आप लोग कमेंट करके बताइए मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? साथियों आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आंसर बताइए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में किया गया था और किसके समय में हुआ था तो लॉर्ड डफरिन के समय में। किसने किया था तो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी केवल और केवल एक बार बने थे, कब तो 1924 में। और कौन सा अधिवेशन हुआ था तो बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव कहाँ पर पड़ता है तो कर्नाटक में, याद रखें। चलिए आगे देखिए, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे तो याद रखिएगा बिंदुसार। देखिए एक बिंबिसार है, ये हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार ये नहीं होगा, ये है बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए तो अशोक। अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। वृहदत्त की बात करें तो ये मौर्य वंश का आखिरी शासक था जिसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। और इस प्रकार मौर्य वंश के बाद आ जाता है शुंग वंश। चलिए आगे देखिए, तीर अंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? यह प्रश्न CSBC द्वारा पूछा जा चुका है कि तीर अंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान की राजधानी कहाँ पर है तो थिम्पू है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सभी क्या है तो जैव अनिम्नीकरणीय है, लेकिन यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय पूछा गया है तो रबड़ आपका आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जनसंख्या जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखें। जनसंख्या हो गया, शिक्षा हो गया, ये सभी समवर्ती सूची के विषय है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से।
तो साथियों दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इन्होंने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली का शासक था। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम याद रखना है और अभी वर्तमान में कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती जयंती पटनायक, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। वर्तमान में कौन है? तो रेखा शर्मा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए आप सभी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है 1999 में, लेकिन फिर से इसका गठन हुआ था 2003 में। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा 1999 होगा। अगर 1999 ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग आंसर 2003 लगा सकते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। और ये हुआ था पटना के बांकीपुर में। पटना के कहाँ पर? तो बांकीपुर में, ध्यान रखेंगे। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में, और ये हुआ था गया में। तो दोनों को ध्यान रखें। यहाँ पे पहला पूछा गया है तो आंसर पटना हो जाएगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या है? चलिए इस सेट में हमने एक प्रश्न मैथ से भी रखा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। देखिए दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या बोला जा रहा है? 37 है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये 37 क्या है? तो 37 एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है केवल और केवल 2 होता है। जैसे यहाँ पे हम 7 की बात करें तो ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 37 होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 5 की बात करें, 5 का भी 1 गुना 5 होगा। उसी प्रकार 37 का क्या हो जाएगा? तो 1 गुना 37, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का अगर गुणनफल की बात करें तो 1 और 37 ही होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमको दो पूर्ण संख्या मिल गया, एक 1 और दूसरा 37। तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बताना है। तो 37 में 1 को माइनस कीजिए तो 36 आ गया। अब इसका वर्गमूल बताना है तो क्या हो जाएगा? 6। देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है 6 है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 में लाया गया। कब? तो याद कर लीजिए 1878 में। और किसने लाया? तो लॉर्ड लिटन ने। लेकिन इसको निरस्त किसने किया? तो 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। लागू किया था लिटन ने और निरस्त किया लॉर्ड रिपन ने। दोनों को ध्यान रखिए। हंटर कमीशन, यहाँ पे हंटर होगा, सही कर लेंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, यानी किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन में? तो याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा पर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्राथमिक शिक्षा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर बताना है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो प्यारे साथियों सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कैलाश हिमानी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, कैलाश हिमानी। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? देखिए विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, आप ध्यान रखें। और 2023 में थीम क्या था? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये 28 फरवरी 2023 का थीम था विज्ञान दिवस का। लाल शैवाल
में कायिक जनन कैसे होता है? यहाँ पे में होगा। लाल शैवाल जो होता है उसमें कायिक जनन कैसे होता है? तो याद रखिएगा विखंडन के द्वारा होता है। सभी अम्लों में समान तत्व क्या है? देखिए जैसे कि अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4। अगर आप सभी अम्लों को ध्यान से देखेंगे एक चीज़ कॉमन आता है हाइड्रोजन। तो सभी अम्लों में समान तत्व क्या आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। इसके 3 समस्थानिक है, इसे भी ध्यान रखें। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन जो है किससे लेपित होते हैं? तो याद रखिएगा टेफ्लॉन। चलिए आगे देखिए, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो प्यारे साथियों पौधों का जो विकास है ये प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो साथियों सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो है ये डॉल्फिन है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है और डॉल्फिन जो है ये स्तनधारी है, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। खुले बाजार की क्रियाएं ये किसका हिस्सा है? तो कल भी शायद हमने बताया था ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। और मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। याद रखिएगा किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भिकाजी कामा की बात करें तो भिकाजी कामा भारत की पहली क्रांतिकारी थी जिन्होंने सबसे पहले विदेश में भारतीय तिरंगा लहराया था। इन्होंने 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था, ध्यान रखें। भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो प्यारे साथियों भारत का जो विदेशी विनिमय कोष है ये RBI के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। RBI की बात करें तो RBI भारत में बैंकों का बैंक है और यह भारत सरकार का भी बैंकर है। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। साथियों PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कौन सा फल नहीं है? तो आलू। याद रखिएगा आलू तना है ना कि फल है, याद रखिएगा। देखिए आलू हो गया, अदरक, हल्दी, गन्ना ये सभी तना के उदाहरण है। और जड़ के उदाहरण क्या क्या है? तो मूली, गाजर, शकरकंद ये सभी जड़ के उदाहरण है। प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो प्रशीतक की तरह फ्रियोन का उपयोग होता है। किसका? फ्रियोन का। तो यहाँ पे फ्रियोन का देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है CF2Cl2, इसको फ्रियोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो डाइफ्लोरोमीथेन, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आँखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है बाल्मर, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो बोर ने। याद रखिएगा बोर ने। पाउली हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों पाउली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है।
यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, याद कर लीजिए। हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फैन उत्प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? ये तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। फैन उत्प्लवन का प्रयोग जो किया जाता है सल्फाइड अयस्क धातु कर्म के लिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है? चलिए आंसर कीजिए 31 के लिए। तो साथियों, आषाढ़ का एक दिन ये जो रचना है, याद रखिएगा, मोहन राकेश की रचना है। आगे देखिए, वैदिक हिंसा खाली स्थान न भवति नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो वैदिक हिंसा न भवति, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। वैदिक हिंसा न भवति नाटक के ये शीर्षक है पूरा। और यहाँ पे अगर पूछे कि ये जो है किसके द्वारा रचित व्यंग्य है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। वैदिक हिंसा न भवति। आगे देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जूल पर केजी पर केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है गामा किरणें की। देखिए, दिए गए विकल्प में विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है। गामा किरण के खोजकर्ता कौन है? तो पॉल विलार्ड। याद रखिएगा कौन है? पॉल विलार्ड। और रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो इसे भी याद रखिएगा, मार्कोनी। यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। मार्कोनी ने रेडियो तरंग का पता लगाया था। बाकी एक्स किरण के बारे में आप सभी जानते हैं, इसको रॉन्टजन ने खोजा था। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। देखिए, तो यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वह विद्युत विभव भी क्या होगा? तो इसे भी याद कर लीजिए, उतना ही रहेगा जितना सतह पर। एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत क्या रहेगा? वेग, त्वरण, बल या फिर गतिज ऊर्जा? तो साथियों, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप गति कर रहा है तो इसके लिए गतिज ऊर्जा नियत रहता है, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो हाफ mv²। आगे देखिए, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है। याद कर लीजिए, बी ऑप्शन। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो साथियों, खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पूछे आज की फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है घर में? तो श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। और फ्यूज जो बना होता है लेड एवं टीन के मिश्र धातु से। प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो साथियों, प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया तो सेशन को लाइक करके जाना है।